जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और एग्ज़ाम्स जो हैं वो आज 1 तारीख हो चुकी है, मात्र 7 दिन बचे हैं मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। आप सभी लोगों की तैयारियां जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होंगी। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। देखो, सबसे पहले हीट की अगर हम बात करें कि डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन के हिसाब से हीट है क्या? हीट इज द नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हीट एग्जैक्टली क्या है? तो हीट एक तरीका है एनर्जी के ट्रांसफर होने का। हीट एक तरीका है एनर्जी के ट्रांसफर होने का। ठीक है, एक्चुअल में हीट क्या है? देखो, हम इसको ना एक समझते हैं एक तरीके से। हमने टेम्परेचर तो पढ़ ही लिया है। देखो, हमने टेम्परेचर पढ़ चुके हैं। एक काम करो, दो बॉडीज हैं, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। एक और बॉडी इसके पास में रखी हुई है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दो डिफरेंट बॉडीज हैं, इनका टेम्परेचर अलग अलग है। तो ये बताओ किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी? भाई, हमने देखा कि टेम्परेचर जितनी ज़्यादा होगा जिस ऑब्जेक्ट का, उसकी इंटरनल एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इस वाले का टेम्परेचर ज़्यादा है, दैट मीन्स इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो अब एनर्जी का होगा ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो अब दिक्कत ये है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा कैसे? ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, ये हमें समझने वाली बात है। तो देखो, एनर्जी जो है वो जिसके पास ज़्यादा होगी वो ट्रांसफ़र करेगा उसके पास जिसके पास एनर्जी कम रहने वाली है। तो इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो एनर्जी भेजेगा जिसका टेम्परेचर कम है उसके पास। ठीक है, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ए टू बी। एनर्जी जो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी वो ए बॉडी से बी की तरफ होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है यही हीट कहलाता है। यही एक्चुअल में क्या होता है? हीट कहलाता है। अब एनर्जी ट्रांसफ़र, जैसे हमने वर्क डन पढ़ा तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता था, सारी चीज़ें फोर्स लगती थी, तो वो मैकेनिकल तरीका होता था एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, हम वर्क डन करके एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते थे। बट यहाँ पे क्या है, हमें एनर्जी ट्रांसफ़र भी करना है और डिस्प्लेसमेंट या फोर्स, मतलब ऐसे मैकेनिकल टर्म्स यूज़ नहीं करने हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हीट क्या है? हीट इज़ द नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको ढंग से समझ लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट इससे हमारे क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज़, ए से बी की तरफ जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। हीट की ट्रांसफ़र होने के लिए क्या टेम्परेचर का डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि अगर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस का कोई ऑब्जेक्ट, इसके पास में भी 30 डिग्री सेल्सियस का ऑब्जेक्ट, दोनों की एनर्जी एकदम सेम है और जब टेम्परेचर सेम है, जब तक ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होना था, लेकिन यहाँ तो दोनों ही सेम है, तो फिर यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। यानी फॉर हीट ट्रांसफ़र देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई कि टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है वो हीट का ट्रांसफ़र होगा। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे एक पॉइंट और आप ऐड कर लेना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई? इसकी भी एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? आपकी जूल हो जाएगी। ठीक, हिंदी में बात करें तो ऊष्मा ऊर्जा के हस्तांतरण का एक गैर यांत्रिक तरीका है। तापमान में अंतर होना चाहिए तभी जाकर के ये ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी? जूल होगी। यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। ठीक, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, हीट कब तक ट्रांसफ़र होगी? तो हीट जब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस बना रहेगा। यानी एक पॉइंट पर दोनों का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस मान लो हो गया, तो फिर ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। हीट तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। हम आगे बढ़ते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र हमने समझ लिया, लेकिन हीट के ट्रांसफ़र के तरीके क्या क्या होते हैं, मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं हीट के ट्रांसमिशन के लिए। भाई, एक तो होता है कंडक्शन, एक होता है आपके पास कंडक्शन, हिंदी में बोलेंगे हम चालक। दूसरा होता है कन्वेक्शन, इसको हिंदी में कहेंगे संवहन।
तीसरा होता है रेडिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विकिरण। पहली चीज भाई, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशंस, ये तीनों ही हीट ट्रांसफर के तरीके हैं। अब कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में देखने को मिलता है, अभी रीजन भी हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है। और कन्वेक्शन जो है वो हमें लिक्विड्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो रेडिएशंस हैं इसको मीडियम की ही जरूरत नहीं पड़ती, इसको मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसको जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये वैक्यूम में भी रेडिएशंस के थ्रू हीट का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो रेडिएशंस जो है वो मोस्टली गैसेस में भी देखने को मिल जाती हैं रेडिएशंस। कंडक्टर्स क्या होते हैं भाई? जो हीट को ट्रांसफर कर दे, जो हीट को कंडक्ट कर दे, मतलब अपने आप में से हीट को ट्रांसफर कर दे। जैसे मान लो ये आयरन की रॉड है, ये किसकी रॉड है? आयरन की रॉड है। तो अब आयरन जो है वो सॉलिड होता है। आयरन क्या होता है? सॉलिड होता है। सॉलिड जो है ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। सपोज यहां पे हमने कैंडल लगा दी। अब कैंडल से जो लॉ पड़ेगी वो तो इस वाले एरिया में पड़ रही थी, तो इस एरिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अप हो जाएंगे, उनके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब वो जो है, ये सॉलिड्स में क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स एकदम चिपके हुए रहते हैं, एकदम बगल में जुड़े हुए। तो ये जब हीटेड हो जाएंगे, इनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी और इनके पास वाले मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम होगी। और जब एनर्जी का डिफरेंस आएगा तो क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। तो ये जो है हीट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे, पास का मॉलिक्यूल इधर ट्रांसफर कर देगा, पास का मॉलिक्यूल यहां ट्रांसफर कर देगा। तो धीरे धीरे इसी वजह से हम देखते हैं कि आयरन की रॉड को अगर हमने यहां से पकड़ रखा है और यहां पे हम हीट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद यहां पे इतना गर्म हो जाता है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते। स्टार्टिंग में तो नहीं होता ना, धीरे धीरे होता है। जब जैसे जैसे ये गर्म होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा, पास के मॉलिक्यूल्स की कम, तो ये इसको ट्रांसफर करेगा। अब बगल वाला मॉलिक्यूल जो है वो उसके बगल वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा और धीरे धीरे यहां तक भी आ जाता है। तो यहां पे अगर हमने इसको पकड़ रखा है तो हम इसको बहुत ज्यादा गर्माहट हमें महसूस होती है। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो हीट को खुद में से पास ना होने दें, कंडक्ट ना होने दें। देखो, एक और फेमस जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आयरन रॉड थी, उसको यहां पे जो है ऐसे मान लो ये कैंडल लगा दी है और यहां पे उसको क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है, ठीक है। ये सॉलिड, आयरन रॉड सॉलिड होती है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं बिल्कुल बगल में, ठीक है। तो यहां पे ये जो है नेल्स लगा रखे हैं, ये मोम के नेल्स हैं, है ना। तो जब हमने यहां से इसको हीट प्रोवाइड किया तो होगा क्या? हीट प्रोवाइड करने के बाद में पहले ये मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे थोड़ी देर तक, इनके पास हीट ज्यादा हो जाएगी तो ये पास के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे, उनके पास ज्यादा हो जाएगी और पास वाले के पास कम होगी तो वो पास के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेंगे। तो धीरे धीरे हीट यहां तक जैसे ही आएगी तो ये मोम के जो नेल्स हैं ये पिघलना स्टार्ट कर देंगे और जब ये पिघलेंगे तो ये गिर जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ये ऐसे ही हीट यहाँ ज्यादा हो जाएगी, यहाँ कम रहेगी तो हीट का यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये पिघलना स्टार्ट कर देगा तो ये गिर जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ये क्यों गिर रहे हैं? तो ये कंडक्शन की वजह से गिर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट का कंडक्शन हो रहा है, हीट का ट्रांसफर किसके मेथड से हो रहा है? तो कंडक्शन से। तो ये था हमारा कंडक्शन का तरीका जो कि सॉलिड्स में पॉसिबल है, क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल चिपके हुए रहते हैं एक दूसरे से। अब दूसरा तरीका कन्वेक्शन का है। तो देखो, ये लिक्विड्स में देखने को मिलता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये गैस चूल्हे पर जो है, यहां से जो है लौ निकल रही है, पानी रखा इस बर्तन के अंदर। अब होगा क्या कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड जो भी है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां से तो हीट क्या हुआ? डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आया। अब जो नीचे के मॉलिक्यूल्स थे वो तो कंडक्शन के थ्रू क्या हो गए? गर्म हो गए, उनके पास एनर्जी ज्यादा हो गई। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इनके पास टेम्परेचर हो गया ज्यादा,
तो ज्यादा होने की वजह से अब ये हो गए हल्के, इनकी डेंसिटी कम हो गई और इनका वजन हो गया कम, ये हल्के हो चुके हैं। जैसे ये हल्के होते हैं, इनका वेट कम हो जाता है, तो ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जो ऊपर मॉलिक्यूल्स थे, जो कि अभी ठंडे मॉलिक्यूल्स थे, जिनके पास अभी हीट नहीं पहुंच रही थी, वो ठंडे थे, तो उनका वेट रह गया ज्यादा, और वो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं कहां, नीचे। तो पानी में जो हमें बुलबुले देखने को मिलते हैं वो इसी कारण से, क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल जैसे ही हीटेड अप होते हैं, वो गर्म होते हैं, तो वो हल्के होने के कारण पानी में ऊपर की तरफ आते हैं, और ऊपर जो हमारे भारी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, जो हीट नहीं हो पाए थे, वो चले जाते हैं नीचे की तरफ। एंड अगेन जब वो गर्म हो जाते हैं, तो वो हल्के होकर फिर दोबारा ऊपर आ जाते हैं, और जो ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल्स वो नीचे चले जाते हैं। इसी वजह से हमें क्या होता है, उबलता हुआ पानी दिखाई देता है, जिसमें पानी के बुलबुले जो हैं वो ऊपर की तरफ निकलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जो दूसरा तरीका था कन्वेक्शन यानी संवहन का तरीका, ये कहलाता है कन्वेक्शन मेथड, हीट के ट्रांसफर का। यहां डेफिनेशन नहीं लिख रहा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। संवहन कहते हैं हिंदी में। भाई हमें समझ में आ गया कि कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, कैसे होता है, तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स है नहीं आपके। फिर हमने दूसरा तरीका समझ लिया कि कन्वेक्शन, तो वो भी हमें समझ में आ गया भाई कि इस तरीके से लिक्विड्स में जो है वो कन्वेक्शन देखने को मिलता है। तीसरा तरीका है हमारा रेडिएशंस यानी विकिरण। तो भैया इसमें क्या होता है कि यहां जैसे ये ऑब्जेक्ट था 50 डिग्री का, ये था 30 डिग्री का, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, इसको मीडियम की जरूरत है भी नहीं। लेकिन रेडिएशंस के थ्रू क्या होंगी, इससे गर्म रेडिएशंस निकलेंगी और वो इधर जाके इसको क्या करेंगी, हीट करेंगी, एनर्जी का ट्रांसफर करेंगी, तब तक जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता बराबर। तो दूसरा तरीका, ये दूसरा जो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सन से अर्थ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी सन की गर्माहट जो है वो अर्थ तक आती है, तो किसके थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू। तो ये गैसेस में पॉसिबल होता है, रेडिएशंस ये गैसेस में होता है। पर ये दो चीजें जो है, कंडक्शन सॉलिड में होगा, कन्वेक्शन लिक्विड्स में होगा, रेडिएशंस जो है वो हर किसी में देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट मोस्टली अगर एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए बोले तो स्पेसिफिकली हम गैस को टिक करके आएंगे रेडिएशंस में, बाकी इनका तो एक ही एक है, कंडक्शन सॉलिड में, कन्वेक्शन लिक्विड्स में। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब डेफिनेशन की जरूरत है नहीं, आप समझ लो बस, वही काफी है। अब एक डायग्राम यहाँ पे हम देखेंगे, उसके थ्रू आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। भाई कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशंस, ये पानी पे गैस के चूल्हे पर चढ़ा हुआ हत्था है, इसके ऊपर पानी रखा हुआ है, ठीक है। देखो ये गैस इस मेटल के कांटेक्ट में आया, अब ये मेटल्स जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है ऊपर तक, तो ये बर्तन जो है ऊपर तक ऐसे ही कंडक्शन हुआ इसमें और ये गर्म हो गया। अब जो हैंडल हम पकड़ के रखते हैं वो भी धीरे धीरे, अगर थोड़ी देर बाद हम देखें तो वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक वो गर्माहट कैसे पहुंच रही है, ये सॉलिड है, तो ये जो हैंडल लगा हुआ था ये सॉलिड्स थे, सॉलिड में क्या हुआ, कंडक्शन हो गया। अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे बुलबुले हमें देखने को मिलते हैं कि ये ऊपर की तरफ बुलबुले आते हैं, और ये क्या होता है कि ये जैसे ही ये कांटेक्ट में, भाई ये तो कंडक्शन के थ्रू गर्म हो गया, अब ये दोनों कांटेक्ट में है तो कंडक्शन से क्या हुआ, ये भी गर्म हो गए। गर्म होने के बाद ये हो गए हल्के, और हल्के होने के बाद ये क्या होंगे, अब इनका वेट कम हो गया, तो ये वाटर ऊपर की तरफ आ जाते हैं पानी में, ये मॉलिक्यूल्स, और जो ऊपर मॉलिक्यूल्स थे वो चले जाते हैं नीचे, तो हमें बुलबुले देखने को मिलते हैं। और इसके थ्रू जो ये मेथड है इसको कहते हैं कन्वेक्शन मेथड, हीट ट्रांसफर का। अब रेडिएशंस तो जैसे हमने गर्म हो गया, एक बढ़िया जो बर्तन है वो बहुत तेजी से गर्म हो चुका है, तो उसके आसपास जो है वो दूर दूर तक हमें गर्माहट देखने को मिलती है, वो इसकी वजह से क्योंकि रेडिएशंस के थ्रू यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये तीनों इस डायग्राम में हमें समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक स्पेसिफिक हीट भी होता है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। हिंदी में विशिष्ट ऊष्मा, 1 ग्राम पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। भाई जैसे वाटर है, तो आपके पास जो वाटर है वो मान लो 1 ग्राम वाटर है, और इस 1 ग्राम वाटर, ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हो सकता है,
1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर हमें क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको 1 डिग्री से बढ़ा के 21 करना है। तो उसके लिए आपको कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी जिससे कि इस 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए? वो जो हीट आपको चाहिए पड़ेगी वही क्या कहलाती है, उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। ये सभी सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। वाटर का आपसे पूछ सकता है तो आपको इसको याद रखना है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। यानी वाटर के 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें 4.186 जूल हीट की जरूरत पड़ेगी, इतना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये होती है विशिष्ट ऊष्मा। अब इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा है चेंज ऑफ स्टेट। तो मतलब जैसे बात हमें करनी है, और भी स्टेट्स डिस्कवर हो चुकी हैं बट हमें 3 की चीजें याद रखनी है। तो चेंज ऑफ स्टेट जो होता है उस मेथड्स को क्या कहते हैं, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे सॉलिड है और सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हुआ है तो क्या कहलाता है? जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम कहते हैं उसको मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। ठीक है, जब जैसे मान लो आइस है, आइस से पानी बन रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस को मेल्टिंग। और जब वो पानी बन चुका है, लिक्विड बन चुका है और लिक्विड से अब गैस बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन। हिंदी में बात करें तो वाष्पीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। खैर ऑप्शन वहां आपको दोनों देखने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी इसको समझ सकते हैं, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो तो मेल्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा हो तो वेपराइज हो रहा है, यानी वेपराइजेशन चल रहा है। अब मान लो कि गैस से लिक्विड बनाना हो तो क्या होगा? तो जब गैस से लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और जब लिक्विड से सॉलिड बनना हो, जैसे वाटर से हमें आइस बनाना हो तो उसको कहते हैं हम फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। ये चीजें हम समझ ली, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना हो, जैसे कपूर को खुला रख दें तो हम कहते हैं कि भाई उड़ जाएगा, मतलब गैस बन जाएगा, लिक्विड तो नहीं बन रहा। तो सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस बने तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बने तो वो प्रोसेस कहलाएगी सब्लिमेशन। कहलाएगी सब्लिमेशन। जब सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम सब्लिमेशन। और जब मान लो कि गैस डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाए, लिक्विड ना बन के सीधा सॉलिड में बन जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो वो प्रोसेस हमारी कहलाएगी डिपोजिशन। डिपोजिशन। तो ये ऐसे ही फ्लो चार्ट आप बना लेना अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको समझ आए। तो यहाँ पर हीट का जो चैप्टर था वो हमारा एक कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट है। होप सारी चीजें आपको ढंग से समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चीजें समझ आई हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस और भी मिलती रहें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।